अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने होम सिटी अहमदपुर शर्किया में। और ख़बर आपके लिए नाजरीन ये है कि PIC में जो वकला का जो वाक़या पेश आया, जो वकला की जानिब से PIC हॉस्पिटल पर हमला किया गया और उसकी जो बुनियाद थी, जो कहा जाता है कि डॉक्टर इरफान जो थे उन्होंने जो जिस किस्म की मुतनाज़ा या वकला को तज़लील करने के लिए जो तकरीर की थी, उस डॉक्टर का ताल्लुक़ भी मेरे शहर अहमदपुर शर्किया से ही है। इसका मोहल्ला है अहमदपुर शर्किया के शहर का शादमान कॉलोनी, उसमें वो रहते हैं। और उनके घर की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये एक रोड आने का है और दूसरा रोड जो दूसरी तरफ जाने का है वो उनके घर की तरफ जाता है। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो है वो यहाँ से डॉक्टर इरफान का जो घर है। लेकिन इसके साथ साथ खबर इसमें ये भी है जो हमने आपको बतानी है कि जो डॉक्टर इरफान थे, खामोश रहें बेटा, आपको पता है बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो डॉक्टर इरफान थे उनका घर मैंने आपको बताया कि मेरी होम सिटी अहमदपुर शर्किया में है। लेकिन उससे हट के और जो बात आपको ख़बर की देनी है वो ये बतानी है कि कहीं ना कहीं जाकर जो डॉक्टर इरफान है, जिनका वकला के साथ जो है वो एक तनाज़ा पैदा हुआ था, उनका ख़ुद का ताल्लुक़ भी वकला फैमिली के साथ है। और वो किस तरह से है वो भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर इरफान साहब के जो वालिद साहब थे वो एक वकील के जो है वो क्लर्क हुआ करते थे। ये तो उनके वालिद साहब की बात होगी। उनके वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनके वालिद साहब को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हमारी ये दुआ होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर इरफान साहब के जो अंकल हैं, जो चचा हैं, उनका ताल्लुक़ भी यहीं से है और वो ख़ुद प्रोफेशनल लॉयर हैं और उनका नाम है मुस्लिम दीन साहब। और यहाँ से तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक बस्ती है। बस्ती फरहान बस्ती का नाम क्या था यार? फलूली बस्ती है उसका नाम है। वहाँ पर वो मतलब उनका जो बेसिक गांव है वहाँ से है। लेकिन यहाँ पर शादमान कॉलोनी में डॉक्टर साहब और उनके अंकल जो है वो यहाँ पर मुकीम हैं। और आज सुबह मैंने यहाँ पर अहमदपुर शर्किया की जो कचहरी है वहाँ पर विज़िट किया कि जिस तरह से डॉक्टर्स ने एक स्ट्राइक का ऐलान किया हुआ था कि तमाम वकला जो है वो आज अदालतों में पेश नहीं होंगे, अदालतों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाएगा। तो आज मैं यहाँ पर जो लोकल कचहरी है वहाँ पर गया हूँ। वहाँ पर देखा है बाकायदा तौर पर जो वकला थे वो अदालतों में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपनी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की जानिब से जो डायरेक्शन जारी कर रखी थी कि वकला पेश नहीं होंगे, वो नहीं हुए। लेकिन जो ख़बर की बात है, ख़बर की बात ये है कि जो लोग वहाँ पर पेश हो रहे थे, जो बैठे थे कचहरियों में, जो वकला बैठे थे, अगर उनसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे, वो ख़ुद ये कहते थे कि जो वकला ने इक़दाम किया है वहाँ पर जाकर PIC के हॉस्पिटल में जो हमला किया गया है वो किसी तरह से भी जो है वो डिफेंडेबल नहीं है, उसका दिफा नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो ये बात कर रहे होते थे, हमने फिर उनसे सवाल किया तो फिर आप किस तरह से ये स्ट्राइक कर रहे हैं, अदालतों में पेश नहीं हो रहे, तो उसका वो जवाब ये देते थे कि हम वकला कम्यूनिटी के साथ हैं। बेशक ये वाक़या जो है एक अफसोसनाक वाक़या था, एक ऐसा वाक़या था जिसकी किस तरह से दिफा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम मजबूर हैं। जो हमें कहा गया है कि जो स्ट्राइक वगैरह होनी है, अदालतों में पेश नहीं होना, इससे हमें कंप्लाई विद करना ही करना है और हमने अपने वकला का साथ देना ही देना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हमने गलत किया या सही किया, लेकिन इसे हमने लेकर चलना है, इसी स्ट्राइक को, इसी अंदाज से आगे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो खुद इस वाक़े को, वकला के इस वाक़े पर अफसोस का इजहार भी कर रहे थे और इसका दिफा नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ऑन द रिकॉर्ड बात आती है तब कहते थे कि भी हम जो है वो कोई बात वकला के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, बल्कि वकला के हक़ की बात करेंगे। अच्छा, ये तो मालूमात होगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई जिसमें जो वकला की गिरफ्तारियां हुई थी उन्हें रिहा करने के हवाले से, और जिस बेंच में ये समाअत होनी थी वो बेंच आज तहलील हो गया। उसमें ये बताया गया कि हमें इस बात का ख़दशा है कि पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है, तो लिहाजा जिन वकला की ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं उन्हें यहाँ सर रिहा किया जाए। अच्छा, एक बात ये रह गई कि जो उनके अंकल हैं डॉक्टर इरफान साहब के, उनके हवाले से हमें यह बताया गया है कि उनके लिए बड़ी एक ऑकवर्ड सी पोजीशन बनी हुई है कि इस हालात के अंदर जब एक वाक़या पेश आया है PIC के अंदर, अब इन हालात के अंदर वो अपने भतीजे को सपोर्ट करें या जो वकला बरादरी है उसको सपोर्ट करें, तो उनके लिए काफ़ी एक ऑकवर्ड सी पोजीशन है। उनसे फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि वो क्या फ़ैसला जो है वो करें अपने भतीजे के हक़ में सपोर्ट करें या वकला के हक़ में सपोर्ट करें।
अच्छा, तो मुझे जो हाई कोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा था, तो वहाँ पर जिस बेंच ने समाअत करनी थी, जिसमें जस्टिस नूरुल हक भी शामिल थे और जस्टिस जो है वो एक और भी जज साहब थे जो कि उस बेंच के हेड थे, मुझे नाम मेरे जहन से उतर गया। तो ये बेंच तहलील हो गया क्योंकि एक जज साहब ने इस मुकदमे की समाअत करने से माजरत कर ली और एक नया बेंच तश्कील देने का कहा गया है और मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया गया था और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर नया बेंच भी बना दिया है, जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस बाकिर नजफी जो है वो करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, उसका भी आपको बताते हैं कि उन्होंने इस वाक़े के ऊपर क्या कहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर हिसान, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हैं, उनका नाम FIR में दर्ज नहीं किया गया। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी तोपों का रुख वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ किया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करने की बजाय इमरान खान ने खुद जो है वो दो पाकिस्तान की बात कर दी है और अपने भांजे को जो है वो बचाया है। उनका नाम FIR में नहीं दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो ऐसे इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए हम आपको बता देते हैं कि आज लाहौर की जो पुलिस है डॉक्टर हिसान की गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर छापे मारती रही है ताकि डॉक्टर हिसान को गिरफ़्तार किया जा सके, लेकिन ताहाल पुलिस कामयाब नहीं हुई जब तक जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं। और जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा लिया जा रहा है ताकि जो वेयर अबाउट हैं हिसान न्याजी के, डॉक्टर में कहा गया वकील हिसान न्याजी के, जो वाज़े तौर पर वीडियो में देखे गए थे कि लोगों को उकसा रहे थे वकला को और जो पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई उसमें भी वो शरीक थे। तो जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा लिया जा रहा है। अच्छा, डॉक्टर हिसान के बारे में आपको एक और मालूमात हम आपको ये भी दे दें कि कुछ अर्सा पहले जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है वो चीफ जस्टिस थे, तो एक दरख्वास्त, क्योंकि वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं हिसान न्याजी, तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी एक गैर मुल्की खातून के नाम से। वो गैर मुल्की खातून थी, रशिया की एक स्टेट थी, मुझे लिथानवी खातून थी। तो उन्होंने उसके हक़ के लिए, उसके हकूक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और वो इशू ये था कि उस लिथानवी खातून के साथ एक पाकिस्तानी ने शादी की और शादी करने के बाद उससे 4 बेटियां पैदा हुईं, 3 बेटियां पैदा हुईं और जब ये कोई कुछ साल इस शादी को गुजर गए 5 या 6 साल, उसके बाद वो पाकिस्तानी उन बच्चियों को लेकर जिन्हें बाद अज़ां अपनी फैमिली के बाद शादी के बाद जो है वो दुबई में मुंतकिल हो गए थे, दुबई से पाकिस्तान जो है वो फ़रार हो गया और उसने अपनी जो बेगम थी जिसका मुस्लिम नाम जो है वो मरीम रखा गया था, उसके साथ रब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया। उसे बताए बगैर जो वहाँ से अपनी बेटियों के साथ वो पाकिस्तान आ गया। वो मरीम खातून, लिथानवी जो खातून थी, वो पाकिस्तान में पहुँची, उसे किसी तरह से पता चला, उससे का रब्ता हिसान न्याजी से हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसे लिफ्ट नहीं कराई। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी हिसान न्याजी साहब ने, और हिसान न्याजी साहब ने वो दरख्वास्त दायर की तो हमने उस पर एक रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब हम उस रिपोर्ट को ऑन एयर हमने किया तो उस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फौरी तौर पर नोटिस दिया था, क्योंकि जो पाकिस्तानी वालिद थे जो बच्चियों को अपनी अहलिया को बताए बगैर वहाँ से ले आए थे, वो उनकी वालदा के साथ मुलाकात नहीं करा रहे थे। तो दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि मरियम जो कि लिथानवी खातून है, उनके बच्चों के साथ जो है वो मुलाकात करवाई जाए और मुकम्मल केस सुनने के बाद उनकी जो बच्चियां हैं उनके हवाले किए जाए। तो इस रिपोर्ट को चलने के बाद जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने जो है बाकायदा ऑर्डर जारी किया, इस पर 100 मोटर नोटिस जारी किया और बच्चियों की जो है वो डॉक्टर हिसान ने जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर फैसला देते हुए लिथानवी खातून मरियम के साथ उनके बच्चियों की मुलाकात कराएगी, बल्कि 2 महीने तक वो लिथानवी खातून यहाँ पाकिस्तान में रही, उसकी रहाइश का बंदोबस्त कराया गया और वो बच्चियाँ उसके पास रहीं। और उसके बाद फिर उसका फ़ैसला आया, क्योंकि पाकिस्तानी लॉज के अंदर जब बच्चियाँ बालिग हो जाती हैं तो वालिद के पास रहती हैं, तो फिर बच्चियाँ उसके वालिद के पास ही रहीं। लेकिन बहरहाल एक रास्ता क्रिएट कर दिया गया कि मरियम के साथ उसकी बच्चियों की मुलाकात का सिलसिला जो है वो चलता रहा है। ये तो आपको बता दिया मैंने हिसान न्याजी के बारे में, और उन्होंने खुद भी ट्वीट करके जो वाक़या वकला का पेश आया था PIC का, उस पर ख़ुद भी अपने इस इक़दाम पर मज़म्मत की है और उस पर शर्मिंदगी का इज़हार किया है। अब आपको बता देते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो जस्टिस गुलजार अहमद के बाद हमारे आइंदा के चीफ जस्टिस होंगे, उन्होंने इस वाक़े के ऊपर क्या कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत थी। इस समाअत के दौरान जस्टिस
عمر عطا بندیال نے کہا کہ جو واقعہ لاہور میں پیش آیا جہاں پر وکلا نے جو ہے ایک ہاسپٹل میں جا کر حملہ کیا، یہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اس کو سراہا نہیں جا سکتا، بلکہ اس واقعے کی وجہ سے ہمارا سر جو ہے وہ سر جھک گیا ہے، ہم شرمندہ ہیں، اور اس سے یہ جو ادارہ ہے، عدلیہ کا جو ادارہ ہے، اس پر ضرر پہنچی ہے، اس سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ کہا گیا ہے ایک آنے والے چیف جسٹس کی جانب سے، جو کہ جسٹس گلزار احمد کے بعد 2022 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ چیف جسٹس بنیں گے۔ اب یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، اگر ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اس واقعے پر جو پیش آیا ہے اس پر ان کی کیا رائے ہیں، لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاہور والے واقعے پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک جناب ٹھہرے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ بتائیں کہ لاہور میں جو واقعہ پیش آیا جو وکلا والا جو حملہ کیا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آج پرویز مشرف کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوئی ہے جو وکلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کوئی ہے تو صرف مشرف ہی ہے جو ان کو صحیح لگام ڈالی تھی، آج اس کی بے حد کمی محسوس ہوئی ہے۔ تو خان صاحب نہیں کر سکتے وہ بات مشرف والا کام؟ خان صاحب ابھی بھی تھوڑا سا ان کے لیے نرم گوشہ رکھا ہوا ہے، ورنہ خان صاحب انہیں ان کی طبیعت درست کر سکتے ہیں۔ خان صاحب تو کسی مافیا کا حصہ نہیں ہے، تو نرم گوشہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن پھر بھی سیاست کے اندر تھوڑی بہت لچک دکھاتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کو آپ کس طرح سے اس دیکھتے ہیں؟ واقعے کو دشمن بھی ہسپتالوں کے اوپر اٹیک نہیں کرتا، دشمن فوج کے اندر بھی استثناء حاصل ہوتی ہے کہ ہسپتال کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، نہیں کرتا۔ انہوں نے تو سب کچھ ختم کر دیا۔ چلیں ہم اور شہریوں سے بھی بات کریں گے وہ کس طرح سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ جناب والا یہ بتائیں کہ یہ جو لاہور میں وکلا نے حملہ کیا ہے ہاسپٹل کے اوپر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنا نہیں تو انہوں نے کی کر سکتا۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا۔ اور بھی دوستوں سے یہاں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیں کہ سر یہ جو وکلا کا واقعہ پیش آیا کل وہاں پر جو حملہ کیا گیا ہے لاہور میں ہاسپٹل کے اوپر، آپ اس کو ایک بطور شہری کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں تو صحیح۔ بری نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ہم نے اور سے بھی بات کی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ انتہائی برا واقعہ تھا، جس میں ہمارے وکیلوں نے جا کر جو ہے وہ اپنے ہاسپٹل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، مریضوں کو جو ہے جہاں کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، اور اس حملے کی وجہ سے اب جو ہاسپٹل ہے PIEC وہ مکمل طور پر فنکشنل نہیں ہے، اور ایک ایسا ہاسپٹل تھا جہاں پر دل کے جو مریض ہوتے تھے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مریض جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس ہاسپٹل میں پہنچتے تھے، ان کا وہاں پر جو ہے وہ علاج معالجہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ ایک اور جناب ہم آئے ہیں، ان سے پوچھیں۔ السلام علیکم بھائی جان، یہ بتائیں کہ یہ جو لاہور میں وکیلوں نے حملہ کیا ہے ہاسپٹل کے اوپر، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں آپ نے دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر واقعہ؟ اچھا آپ نے نہیں دیکھا۔ چلیے یہ ایک جناب سے پوچھا ہے کہ جو لاہور میں واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا جی میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ وکیلوں نے حملہ کیا ہے یا نہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک چھوٹے شہر کے لوگ ہیں نا تو زیادہ جلدی فلوئنٹ نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے، ویسے ان کے ساتھ جتنی مرضی گپ شپ کریں اس سے ہٹ کے تو یہ بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں کہ یہ رکشہ سائیکل رکشہ جو پوری دنیا میں مضروب ہو چکا ہے، یہ 1992 میں بند کر دیا گیا تھا، یہ ہمارے شہر میں ابھی بھی چل رہا ہے۔ ابھی بھی انسانیت کی جس قدر کے لیے ڈگنیٹی کے لیے یہ رکشہ بند کیا گیا تھا، اسی انسان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ دوبارہ سے ختم کر دی گئی ہے۔ مطلب گدھا ریڑھی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریڑھی کے ساتھ جو ہے وہ گدھا باندھ کر سامان کھینچا جاتا ہے، تو یہ انسان کی تذلیل تھی۔ ویسے تو مزدوری اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جس پر سواریاں بٹھا کر لوگوں کو کھینچتا تھا، تو اسے یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس لیے اس رکشے کو بند کیا گیا تھا، لیکن ہمارے شہر میں یہ رکشہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو ناظرین آپ سے اس ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں، اگلی پھر ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اپنے شہر سے کوئی نئی خبر جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔